हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज हम साइटोस्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। साइटोस्ट्रक्चर माने वो ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म है इसका मतलब क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक इज फॉर साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स अ नेटवर्क। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ब्रांच ऑफ ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये किसने दी थी, कब दी थी। उसके बाद हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर्स की एंड फंक्शन की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले गार्नियर ने ऑब्जर्व किया था इन 1898 में। तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर इन 1898। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी वो 3 साइंटिस्ट ने दी थी। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर गिवन बाय पोर्टर, क्लाउडी एंड फुलॉन। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? गार्नियर ने ऑब्जर्व किया था 1898 में। उसके बाद इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी वो पोर्टर, क्लाउडी एंड फुलॉन ने दी थी। उसके बाद जो ईआर टर्म है, ईआर मतलब कि जो ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके लिए एब्रिविएशन यूज होती है ईआर। तो जो टर्म है ये किसने दी थी? पोर्टर ने दी थी 1953 में। सो ईआर टर्म इज गिवन बाय पोर्टर इन 1953। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट नहीं होते। सो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होती, जैसे जर्माइनल सेल्स, मैच्योर आरबीसी। तो ये कुछ एक्सेप्शन होती हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होती, अदरवाइज सारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। मैच्योर आरबीसीज के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती मैच्योर होने के बाद। मतलब कि जो हमारी आरबीसीज होती है वो मैच्योर होने के बाद जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको लूज कर देती हैं, तो जिस वजह से इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट नहीं होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉडीज के जो नंबर होते हैं सेल के अंदर वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सेल ने किस तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट आउट किया है। अगर सेल ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगी तो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ज्यादा लिपिड सिंथेसाइज होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है। तो क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नंबर है वो भी ज्यादा होगा। बट अगर जो सेल है वो कम प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है, जो इसका नंबर है, वो भी क्या होगा? कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ईआर इज वेरी according to the activity of the cell. Now we study the structure of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्टली सिस्टर्ने, second is vesicles and third is tubules. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो किस किस चीज से बने होते हैं? सिस्टर्ने,
वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले हम सिस्टर्नी की स्टडी करेंगे। जो सिस्टर्नी होती है तो इस कैसी होती है, नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक स्मॉल डायमीटर प्रेजेंट होता है एंड स्टडीड विद राइबोसोम, और इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सिस्टर्नी है इसकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और किस तरीके से ये फॉर्म करती है। जो ब्लैबिंग होती है, प्रोट्रूजन होता है, इसको इवेजिनेशन भी कहते हैं। मतलब कि इवेजिनेशन मतलब कि आउटर फोल्ड और इनवेजिनेशन मतलब कि इनर साइड फोल्ड। मतलब कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटसाइड होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म की तरफ जो साइड होती है वहां पे एक आउटर फोल्ड प्रेजेंट हो जाता है, आउटर फोल्ड फॉर्म हो जाता है जिससे सिस्टर्नी की फॉर्मेशन होती है। सो वी कैन से दैट, तो यहाँ it is formed by blabbing of nuclear membrane। जो सिस्टर्नी होती है इसके अंदर एक स्मॉल डायमीटर प्रेजेंट होता है, एक ल्यूमन प्रेजेंट होता है। मतलब जो कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। तो इसमें एक स्मॉल ल्यूमन प्रेजेंट होता है। तो जो ल्यूमन होता है ये कितना साइज होता है इसका, 40 to 50 माइक्रोमीटर। तो द ल्यूमन इज 40 to 50 माइक्रोमीटर। अब जो ये सिस्टर्नी होती हैं इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर साइड। तो जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ग्लू लाइक सब्सटेंस से अटैच होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, राइबोपोरिन। किस सब्सटेंस से अटैच होते हैं, ऑन आउटसाइड बाय राइबोपोरिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टर्नी। नाउ वी डिस्कस द वेसिकल्स। नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वेसिकल्स। सो जो वेसिकल्स होते हैं ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है और इनका डायमीटर कितना होता है, 50 to 500 माइक्रोमीटर। सो डायमीटर इज 50 to 500 माइक्रोमीटर एंड दे आर ऑल्सो स्टडीड विद राइबोसोम। मतलब कि जो वेसिकल्स होते हैं इनके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से राइबोसोम्स लगे होते हैं। सो राइबोसोम्स आर अटैच्ड। जो ये वेसिकल्स होते हैं ये मेनली किसके क्लोज होते हैं, सिस्टर्नी के क्लोज होते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज दे आर क्लोजर टू सिस्टर्नी। तो वेसिकल्स के बारे में हमने क्या देखा कि इसकी जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 50 से 500 माइक्रोमीटर होता है। राइबोसोम आउटर मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं और ये किसके क्लोज होते हैं, सिस्टर्नी के क्लोज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेसिकल्स। नाउ वी स्टडीड द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने राइबोसोम्स को लूज कर देते हैं तो ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। सो ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, विदाउट राइबोसोम स्ट्रक्चर होती है। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। तो सेकेंड पॉइंट इज दीज आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। एंड थर्ड पॉइंट, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके जो बीच में ल्यूमन प्रेजेंट होता है वो सिस्टर्नी के कंपैरिजन में वाइडर होता है। तो थर्ड पॉइंट इज ल्यूमन इज वाइडर एज कंपेयर टू सिस्टर्नी।
जो ट्यूब्यूल्स का जो ल्यूमन होता है उसका डायमीटर कितना होता है, बेसिकली 50 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, तो उसके बाद आते हैं ल्यूमन की पोजीशन। जो ट्यूब्यूल्स की पोजीशन, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं, सो क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ वी डिस्कस दी टाइप्स ऑफ ईआर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिनकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनकी पोजीशन, कंस्ट्रक्शन और फंक्शंस के बेस पर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से होती है, सिस्टर्नी से होती है। मतलब कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बल्जिंग फॉर्म हो जाती है वहां से जो सिस्टर्नी की फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, तो वहां से किसकी फॉर्मेशन होती है, आरईआर की। सो मेनली कंसिस्ट फ्रॉम सिस्टर्नी। एंड एसईआर की जो फॉर्मेशन होती है वो कहां से होती है, ट्यूब्यूल से होती है। मतलब कि जो सिस्टर्नी, हमने पहले पढ़ा था कि जो सिस्टर्नी के ऊपर से जब राइबोसोम्स होते हैं जो वो हट जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। एंड ट्यूब्यूल से किसकी फॉर्मेशन होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है। अभी हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन कहां से होती है, सिस्टर्नी से होती है। तो सिस्टर्नी किसके क्लोज होती है, न्यूक्लियस के क्लोज होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज होती है। तो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहां पर किसके क्लोज होंगे, न्यूक्लियस के क्लोज होंगे। तो सेकंड पॉइंट इज क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये किसके क्लोज होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके क्लोज होंगे, क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस एरिया पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से इनके ऊपर कैसा आता है, रफ लुक आता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लेयर होती है, आउटर सरफेस होता है, वो कैसा होता है, क्लीन होता है, स्मूथ होता है। तो राइबोसोम है जो उसकी लेयर पर प्रेजेंट नहीं होते, तो नो राइबोसोम इज प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट, जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, राइबोसोम्स की वजह से होता है। और राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है ना। तो ये किस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे और उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे अदर ऑर्गेनेलीज में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हेल्प इन protein synthesis and transportation। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करना, लिपिड्स की फॉर्मेशन करना। तो ये किसको हेल्प करेंगे, हेल्प इन लिपिड फॉर्मेशन एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं किसके पास हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोजर हैं। तो जो न्यूक्लियस का जो सब्सटेंस होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होगा उसका ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के थ्रू होगा। सो help in the transportation of nuclear material।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल टू अदर ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। SCR क्या काम करते हैं? ये डेस्मोटिब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स को फॉर्म करते हैं। डेस्मोटिब्यूल्स क्या होते हैं? ये स्टैंड्स होते हैं ER के विच टर्न थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। एंड प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं कि जो ये कनेक्शन होता है दो सेल्स के बीच में, जिसके थ्रू क्या होता है? मटीरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। सो इट फॉर्म डेस्मोटिब्यूल्स। एंड नेक्स्ट फंक्शन क्या है SCR का? जो SCR होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को फॉर्म करते हैं। किसको फॉर्म करते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये क्या होते हैं? ये मेनली जो मसल्स के अंदर ER प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो एक किसमें है? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इट कंडक्ट मोटर इम्पल्स इन दी मसल्स। मसल्स के अंदर मोटर इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, जिसकी और साथ में दूसरा काम क्या होता है? इसको लिख देती हूं, मोटर इम्पल्स कंडक्शन। एंड सेकेंड वर्क क्या होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? कि इट हेल्प रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड। रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब जो हमारी सेल मसल्स होती हैं उनके अंदर अगर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाए, अगर वो एक्यूमुलेट हो जाए तो मसल्स फटीग स्टार्ट हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? इसका रिमूवल करता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ SCR इज इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं सेल्स के अंदर, उनको रिमूवल का काम भी किसका होता है? SCR का होता है। सो इट डिटॉक्सिफाई द केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस बहुत लाइक बेंजोपायरिन एंड अदर ड्रग्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि जो SCR होते हैं ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन का, स्पेशली इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है। SCR का मेन काम क्या होता है? लिपिड की फॉर्मेशन करना। मतलब कि जिन सेल्स के अंदर लिपिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लिपिड ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, वहां पे SCR के भी कैसे होंगे? ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे। तो कुछ सेल्स होती है जैसे कि आपकी लेडिंग सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स एंड लिवर सेल्स, जहां पर SCR कैसे होता है? ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द RER एंड SCR। इनके फंक्शंस के बारे में हमने बात की। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कंबाइंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंबाइंड फंक्शन क्या होते हैं RER के और SCR के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।